नेहा, क्या हुआ बेटा? तुम बोलती क्यों नहीं? क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो। संजय जी, नेहा के पिता, नियम से हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटी से बात करते, पर अब वो 4-5 दिन बीत गए। संजय जी ने कॉल भी किया कई बार, पर कोई जवाब नहीं आया। एक दिन नेहा के पति विनय ने फ़ोन उठाया और बोला, पापा जी, यहाँ सब ठीक हैं, बस नेहा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वो दवा लेकर सो गई है। 7 दिन तक बेटी की आवाज़ न सुन पाने के कारण संजय जी और उनकी पत्नी को घबराहट होने लगी। आज 8वां दिन था, सुबह का वक्त। संजय जी जानते थे कि बिना इस समय ऑफिस में रहता है। संजय जी और उनकी पत्नी मीरा ने भी ठान लिया कि आज तो नेहा से बात करके ही रहेंगे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि वो फ़ोन पर भी बात नहीं कर पा रही है? विनय के आश्वासन के बाद भी संजय जी का दिल ये बिल्कुल भी मानने को तैयार न था कि सब ठीक है। उन्होंने 10 बजे से ही कॉल करना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक कॉल करते रहे, पर जवाब ना मिला। संजय जी ने पिछली रात ही जाकर नया सिम ले लिया था। अब उन्होंने कुछ देर रुककर एक नए नंबर से कॉल किया। कुछ देर घंटी बजने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। उधर संजय जी और उनकी पत्नी अपनी नेहा की चहकती आवाज़ सुनने की चाह में बैठे थे और उधर से धीमे धीमे आवाज़ में हेलो सुनाई दिया। थोड़ी देर तक संजय जी ने कुछ नहीं कहा तो नेहा ने कराहती आवाज़ में फिर कहा, हेलो, कौन है? किससे बात करनी है? संजय जी का गला रुहासा हो उठा। उन्होंने कहा, नेहा बेटा, ठीक हो ना? इतना सुनते ही फ़ोन पर नेहा की फफक फफक कर रोने की आवाज़ आने लगी। माँ बाप का तो जैसे दिल ही बैठ गया। नेहा की माँ ने लड़खड़ाते आवाज़ में कहा, बेटा बोलना, तेरी आवाज़ सुनने को तरस गए हैं हम, बोलना बेटा। नेहा बिना कुछ जवाब दिए रोए जा रही थी। इधर से संजय जी पूछते रह गए, पर रोते रोते नेहा ने कॉल काट दिया। नेहा की माँ भी बेतहाशा सी रोने लगी। संजय जी के हाथों से भी फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। रुआ सा गला और नम आँखों के साथ वो सिर पर हाथ धरे बैठे थे। उनकी हालत देख पत्नी ने उनके कंधे को सहलाते हुए दिलासा दिया, पर दोनों अभी एक ही कश्ती में सवार थे। संजय जी ने थोड़ा सोचने विचारने के बाद कहा कि तुम सामान बांधो, हम नेहा के पास चलेंगे, आज ही शाम को निकलते हैं। नेहा की माँ ने ऐतराज़ जताते हुए कहा कि ऐसे अचानक बिना किसी को बताए हम नेहा के ससुराल पहुँच गए तो उसके घर वाले क्या सोचेंगे? कहीं नाराज़ ना हो जाएं। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम आ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं बताना है उन्हें। कौन क्या सोचेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो अपनी बेटी के आंसुओं से। कुछ तो बुरा हुआ है उसके साथ। अगले दिन 11 बजे वो नेहा की ससुराल पहुंच गए। उन्हें इस तरह अचानक देख मानो उसके ससुराल वालों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वो हड़बड़ा उठे और बोले, आप लोग, आपने बताया नहीं? तभी नेहा की सास बोली, अरे ऐसे अचानक, सब वो ठीक तो है ना समधन जी? संजय जी ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, कल से नेहा की बहुत तो याद आ रही थी। आप वो नेहा को बुलाइए। कहाँ है वो? हाँ हाँ, अभी बुलाते हैं। नेहा बाहर आई तो आधा चेहरा घूंघट तले ढका हुआ था। संजय जी ने कहा, अरे लाडो, हम हैं तेरे माँ बाप, इतना घूंघट क्यों ले लिया? नेहा कुछ ना कह रही थी, चुपचाप खड़ी थी। तभी नेहा की माँ ने उसका घूंघट उठाया और फिर जो नज़ारा था उसे देख संजय जी और मीरा जी की तो जैसे सांसें ही रुक गईं। नेहा के चेहरे पर जगह जगह काले निशान थे, आंखें सूजी हुई थीं। चेहरा तो मानो खुद ही नेहा का दर्द बयां कर रहा था। दर्द का घूंट पीते हुए संजय जी बोले, क्या हुआ लाडो, कैसे लगी इतनी चोट? नेहा जोर जोर से रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। मीरा जी नेहा का दर्द बर्दाश्त न कर पा रही थीं। संजय जी का शक अब यकीन में बदल चुका था। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखने के बाद तो कोई भी बाप चुप नहीं रह सकता। उन्होंने आवाज़ ऊंची करते हुए विनय से पूछा, कैसे हुआ ये सब? आप खुद बताएंगे या मैं अपने तरीके से पता करूं? विनय की माँ ने भी आवाज़ ऊंची कर ली। बोली, देखिए भाई साहब, लड़की के पिता हैं आप, जरा आपे में रहिए, अपनी औकात न भूलिए। नेहा की शादी कर आप उसे विदा कर चुके हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, आप इसकी चिंता ना ही करें तो बेहतर रहेगा। बहुत मान सम्मान कर लिया हमने आपका,
अब यहाँ से निकलिए। संजय जी ने भी विनय की माँ को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा, आप शायद भूल गई हैं कि आप एक लड़की के पिता से बात कर रही हैं। मैं यकीनन यहाँ से जाऊँगा, पर अपनी बेटी को भी साथ लेकर। ये कोई संपत्ति नहीं है आपकी जो आप इसके साथ जैसा चाहें वैसा सलूक करें। नेहा, तुम घबराओ मत बेटा, तुम्हारे माँ बाप अब तुम्हारे साथ हैं। विनय की माँ ने गुस्से में कहा, बस करिए, आपके जो मन में आ रहा है बस कहे जा रहे हैं। शराब के नशे में अगर विनय ने हाथ उठा दिया तो क्या हो गया? आखिर ये पत्नी है, इतना तो इसे सहना ही होगा। और इसे ज़रूरत क्या थी हर बात पर बहस करने की? आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करे? संजय जी ने अपनी त्योरी चढ़ाते हुए कहा, अरे हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कब तक कोई बर्दाश्त करे भला? सुना ना तुमने नेहा, अगर कोई परेशान करे तो चुप नहीं बैठना चाहिए। तुम्हारी सास ने बहुत ही अच्छी सीख दी है, पर लगता है तुम उनकी बात नहीं मानती। अब सच सच बताओ कि क्या विनय ने पहली बार तुम पर हाथ उठाया है या पहले भी ये हो चुका है? आज चुप ना रहना बेटा, बोलो, जवाब दो। नेहा ने रोते हुए कहा, पापा ये पहली बार नहीं है, पिछले 6 महीने से यही सिलसिला चल रहा है। मैंने मम्मी जी को भी कहा, पर वो कहती हैं कि पत्नी हो तो सहना तो पड़ेगा ही। विनय को भी कई बार समझाया पर कुछ असर नहीं हुआ। सोचा आपसे बताऊं, पर विनय ने धमकी दे रखी थी कि अगर मैंने कुछ कहा आप लोगों से तो वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं क्या करती पापा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नेहा कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पापा ने नेहा को सीने से लगा लिया और शांत कराया और कहा, नेहा एक बात ध्यान से सुन लो, अन्याय करना और सहना दोनों गलत है। 1.5 साल की शादी और 6 महीने से ये सब, तुमने इनकी गलती में अपनी सहभागिता दी, मतलब तुम भी गलत हो गई। जब विनय ने तुम पर हाथ उठाया था उसी क्षण उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। आसपास जो सामान मिले उसी से मारो और इतनी जोर से मारो कि सामने वाले की हाय निकल जाए। स्त्री पुरुष का भेद करके कमज़ोर मत बनो। तब तक मारो जब तक तुम्हें मारने वाला तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी न मांग ले। और मेरी चिंता तो बिल्कुल ना करना। अगर मैं अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर सकता हूँ तो उसी बेटी को तकलीफ़ देने वाले को भी उठवा सकता हूँ। संजय जी की बातें सुन विनय की माँ तिलमिला उठी और बोली, बस कीजिए संजय जी, ये आप कैसी बातें सिखा रहे हैं अपनी बेटी को? आप लड़की के पिता हैं, आपको झुककर रहना चाहिए और आप अकड़ दिखा रहे हैं। हमारे ही घर में मुझे और मेरे बेटे को धमका रहे हैं। संजय जी ने भी कहा, मैं लड़की का पिता हूँ, कोई अपराधी नहीं जो आपके सामने हर वक्त झुक कर रहूँ। आप एक लड़की के पिता की शक्ति को मत आंकिएगा। अगर एक तरफ पानी की शीतलता है लड़की का पिता, तो दूसरी तरफ ज़रूरत पड़ने पर जलती ज्वाला भी है। मैंने अपनी दोनों बेटियों और बेटे को बिना किसी भेदभाव के पाला है। आज तक कभी उन पर हाथ नहीं उठाया, एक खरोंच तक नहीं आने दी इन्हें। और आज आप लोगों ने क्या हालत कर दी मेरी बेटी की, और आप आज भी मुझसे नम्रता की उम्मीद लगा रही हैं। हम लोग बेटियों के सामने शुरू से ही संस्कार के सुर गाते रहते हैं, इतना संस्कारी बना देते हैं कि ये ससुराल और मायके की इज्जत का सोचकर सब कुछ चुपचाप सहने लगती हैं। ये कैसे संस्कार हैं जो हमारे बच्चों को ही तकलीफ़ दें? बहन जी, बहुत देख लिया आपके और आपके बेटे के सद्गुण। अब आप आराम से अपने बेटे को सिखाइए, पढ़ाइए। नेहा बेटा, तुम चलो हमारे साथ। विनय की माँ ने भी नेहा को धक्का देते हुए कहा, हाँ हाँ, ले जाओ इसको। आपको क्या लगता है मेरे बेटे के लिए कोई दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा? अरे रिश्तों की तो लाइन लगी है, चलिए जाइए आप लोग यहाँ से। नेहा की माँ नेहा को संभालते हुए बोली, कितनी बदतमीज़ औरत है, बोलने की भी तमीज़ नहीं। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि इतने से दहेज में भला इसका पेट कैसे भरेगा। नेहा के पापा ने हंसते हुए कहा, जाने दो मीरा, इनके ख्याली पुलाव पकाने दो। मैं भी देखता हूँ कि ये अपने लड़के की दूसरी शादी कैसे कराते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, आपको तो विनय के लिए रिश्ते भी देखने हैं ना, देख लीजिए।
विनय ने गुस्से में आकर नेहा को अपनी ओर खींचते हुए उसे एक थप्पड़ लगा दिया। नेहा के पिता बोले, बेटा, आज तुझमें जितनी भी हिम्मत है उतनी ही हिम्मत से इसके गाल पर ऐसा तमाचा लगा जो इसे जिंदगी भर याद रहे। मैं भी देखता हूँ तुझे यहाँ अब कौन कुछ कहता है। नेहा ने भी 2 तमाचे विनय के गालों पर जोर से लगाए कि वो जमीन पर गिर पड़ा। संजय जी ने एक सीटी मारी और तभी पुलिस अंदर आ गई, जो कि पहले से ही गेट के बाहर खड़ी थी। ये सब संजय जी का ही प्लान था। पुलिस को देखकर विनय और उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। विनय आने वाली परिस्थितियों के बारे में भाप गया और माँ को इशारा किया कि माँ माफ़ी मांग लो, वरना हम बुरे फंसेंगे। विनय तो नेहा के पैरों में गिर गया। विनय की माँ भी हाथ जोड़कर विनती करने लगी। संजय जी नेहा की तरफ देखने लगे तो पूरी हिम्मत के साथ नेहा ने कहा, आप लोग हाथ जोड़ने का नाटक अपने वकील के सामने करना, शायद आप लोगों का कुछ भला हो जाए। पुलिस बोली, अब माँ बेटे दोनों आराम से जेल में बैठकर ज्ञान बांटना। इतने में संजय जी बोले, और इतना ही नहीं, दहेज में जितना खर्च किया था उसकी लिस्ट भी है मेरे पास, सूद समेत वो सभी वापस करने की तैयारी कर लेना आप लोग। विनय और उसकी माँ गिड़गिड़ाते रह गए और पुलिस उन दोनों को उठाकर ले गई। संजय जी अपनी बेटी और पत्नी के साथ सिर ऊंचा किए गर्व से वहां से निकल गए। संजय जी ने दोनों माँ बेटे को घरेलू हिंसा के केस में 2-2 साल के लिए जेल करा दी। दोस्तों, उतना ही सही है जितना मुनासिब हो। जब बात आपकी गरिमा के ऊपर आए तो बेझिझक पलटवार करिए। अपनी परेशानी अपने घर में बताइए, दुनिया जहान की ना सोचिए। अपनी आवाज़ तभी उठाइए जब आप पर पहला प्रहार हो। बात बढ़ने का इंतज़ार न करिए। चुप्पी साधना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।